हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट जुलाई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। आज ये सीडीपी की सेकंड क्लास है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था, उससे आगे हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारी थ्योरी की क्लासेस भी चल रही हैं। थ्योरी में अभी हमारी साइंस की लगभग 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। पूरा आपका पेपर 2 साइंस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी के पीवाईक्यूज और इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी अपडेट्स रहती हैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको शेयर करी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस को। और देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दी है ना नोट्स के लिए, उनको 1 बाय 1 नोट्स भेजा जा रहा है। आपको विदिन 24 आवर नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा। देखिए, ये जो समावेशी शिक्षा है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो आपको बताना है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, सबसे पहला ऑप्शन है कि उसको किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए और उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। देखिए, इसमें ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं सेकंड ऑप्शन में, जैसे कि बच्चों का वर्गीकरण करना, बच्चों में लेबलिंग करना, बच्चों को अलग थलग कर देना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी क्लासरूम में बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है इस बेसिस पर कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ये बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं। इस तरीके से अगर बच्चों का वर्गीकरण किया जा रहा है ना, क्लासीफाई किया जा रहा है बच्चों को, तो आप सीधे समझ जाइए कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसको केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो बच्चे सामान्य नहीं हैं, तो ये भी आपका गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो समावेशी शिक्षा होती है ना, इसमें क्या होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं कि ये बच्चों की एकेडमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्कीकरण करना चाहिए। वही बात आ गई ना, पृथक्कीकरण, अलग अलग करना, बच्चों को पृथक करना, सेपरेट करना या सेग्रीगेट करना या क्लासीफाई करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका नेगेटिव है। बच्चों का कभी भी क्लासीफाई नहीं करना है, ठीक है। सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा देनी है बिना भेदभाव किए। दैट्स वाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। यानी कि बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन देनी है कि बच्चों में भेदभाव ना हो, बिना भेदभाव के बच्चों में शिक्षा पहुंचाना, ठीक है। यही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। जैसे नाम से ही क्लियर है, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को समावेश करना, इंक्लूड करके शिक्षा देना, ठीक है। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? पहला है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। दूसरा है, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। देखिए, कभी भी रटना आपका अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों कहते हैं ना, रटंत प्रणाली, जो रोट मेमोराइजेशन जो होती है, रोट लर्निंग जो होती है, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। ये आपके कभी सही नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों को उत्तर रटवाए जाते हैं। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा जहाँ पर बच्चों को क्या होगा कि चीज़ें समझाई जाएंगी, ना कि रटवाई जाएंगी। तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया बाहर। नेक्स्ट है, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। जी नहीं, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न मतलब होता है कि बच्चों को आपने रटने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए और रटने के बाद बच्चों से आप उन्हीं प्रश्नों को पूछ रहे हैं।
तो ये जो प्रत्यास्मरण है ये आपका नेगेटिव चीज़ है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम सामने है ना, तो उसका सिर्फ एक ही पहलू हमको नहीं देखना होता, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में बच्चों को सोचने के लिए कहना। दैट मीन्स क्या है, अगर कोई एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सिर्फ एक ही सल्यूशन आप नहीं देखेंगे, एक ही पहलू पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि उस समस्या को हल करने के बहुत सारे उपाय खोजने के लिए बच्चों को कहना। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। विविधता को पोषित किया जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, और आप जानते हैं सोसाइटी में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, चाहे आप एजुकेशन के लिए देख लें, चाहे आप बच्चे का आईक्यू लेवल देख लें, चाहे बच्चे के घर का एनवायरनमेंट देख लीजिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट देख लीजिए, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट देख लीजिए, तो विविधताएं तो पाई जाती हैं। हर कोई बच्चा एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है उसे आप एक बार पढ़ाएंगे वो समझ जाता है, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं तो उनको 2 या 3 बार बताना पड़ता है ना। तो विविधताएं तो पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी तो पाई जाती है, लेकिन स्कूल में क्या होता है, टीचर ने इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। कभी भी बच्चों को अलग अलग नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि बच्चों को ये लग रहा है कि टीचर हमारे लिए पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो जो विविधता क्लासरूम में होती है उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तो उसके लिए कौन सी मेथड सबसे अच्छी है इनमें से, ये पूछा है। पहला है पृथक्करण। अभी मैंने ऊपर बताया था, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पृथक्करण में क्या होता है, बच्चों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों से कहते हैं आप इंटेलिजेंट हैं, कुछ से कह देते हैं आप मूर्ख हैं, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट है नामीकरण करना। देखिए, नामीकरण करना इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग। नामीकरण में क्या होता है ना, बच्चों के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये बच्चा इसमें अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, ये मूर्ख है। किसी बच्चे से कह देना कि आपके बस का कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ ये जो नकारात्मक भेदभाव है ये भी आपका गलत है। भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। ठीक है, भेदभाव मतलब क्या होता है, बच्चों में भेदभाव करना, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप विविधता को एक्सेप्ट कर रहे हैं स्कूल में, तो सबसे बेस्ट है समता, सभी को समान अवसर देना। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए, ठीक है, पहले वो काम टीचर ने सिखा दिया है, अब उसमें सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन दे करके सिखा रहे हैं। तो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं बताइए, अवलोकन है, संशोधन है, प्रतिरूपण है या अनुकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा अवलोकन, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वेशन ही होगा ना, क्योंकि पहले वो काम सिखा दिया गया है, उसके बाद प्रदर्शन दे करके सिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है वो अवलोकन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। अब पहले तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। अब देखिए, अभिकथन आपको दिया हुआ है कि गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। गुणज वैकल्य मतलब क्या होता है ना, जब किसी बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, गणना करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस बच्चे को हम क्या करते हैं, गणक यंत्र देते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर दे देते हैं तो बच्चे उसकी हेल्प ले लेंगे, या मैथ्स के कोई ऐप बता दे रहे हैं आप एप्लीकेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छी चीज़ है। तो ये तो अच्छा है, ये तो सही है अभिकथन हमारा। ठीक है, इसका तर्क है कि स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। अब यहाँ पर स्वलीनता की बात हो रही है। ठीक है, स्वलीनता मतलब होता है कि विद्यार्थी जो है गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म, स्वलीनता। ये एक अधिगम विकार है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, वो एक जगह पर अटेंटिव होकर के नहीं बैठ सकते हैं ज़्यादा देर तक। ये भी बिल्कुल सही है, अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है। लेकिन अब ऑप्शन हम देखते हैं एक बार। पहला वाला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। जी नहीं, ये दोनों ना ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अभिकथन है वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। वो गुणज वैकल्य की बात करता है, उस चीज़ की बात करता है कि जो बच्चे मैथ्स में कैलकुलेशन करने में जिन्हें प्रॉब्लम आती है। दूसरा तर्क जो है ये अलग चीज़ है, स्वलीनता अलग चीज़ है। स्वलीनता में क्या होता है, बच्चे जो हैं जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही तो हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। पहला है सादृश्य सोच है, अनुभव पर आधारित, साधन अंतः विश्लेषण या कार्यात्मक स्थिरता। देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है पूछा है। जैसे आपके सामने में कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब एक बैरियर आ जा रहा है, आप वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रेंड्स कार्यात्मक स्थिरता। यानी कि किसी काम में रुक जाना, रुकावट आ जाना, स्टक हो जाना, एक जगह स्थिर हो जाना, ठीक है, आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभिकथन और तर्क वाला, ठीक है। देखिए, आपको भी आंसर करने हैं, यहाँ से आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट में कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सीटेट के मैंने भी दोनों एग्जाम दिए हैं, दोनों बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हैं, तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। और कभी भी आप सब ये चीज़ कीजिएगा, ये कोशिश करिए कि PYQ की कोई बुक लेने से बेटर है आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल को देखिए जहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझाया जाता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो या फिर पर्टिकुलर किसी और के चैनल से पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से समझ में आता है ना, आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए कि आपको वो समझ में आना चाहिए। अब कहीं पर आप देखते हैं, जैसे आप बुक पकड़ते हैं, बुक में क्या होता है, क्वेश्चन आपके सामने होता है, आंसर दिया होता है, अच्छा इसका ये आंसर है, टिक कर दिया है बस। अब आपको पता ही नहीं है इसका ये आंसर कैसे हुआ, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन आपको दिया हुआ है, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तर्क दिया है कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी हुई है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। जी हाँ, अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन होता है, किसी चीज़ से मोटिवेट होना, अभिप्रेरित होकर के उस काम को करना। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं और ये दोनों आपस में क्या हैं, बिल्कुल सही है सेंटेंस। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। आर मतलब तर्क हो गया, ए मतलब अभिकथन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। नोट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, नहीं करता है पूछा है। पहला है, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है हमारे दिमाग का विकास, हमारा कॉग्निशन। तो अपने साथियों के साथ बच्चों की जो बातचीत होती है वो संज्ञानात्मक विकास का इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी हाँ, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं,
तो उससे क्या हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिल रही है। ठीक है, जैसे आप न्यूज़ सुन रहे हैं दैट मीन्स आपको नॉलेज मिल रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग का ही विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। एब्सोल्युटली राइट, ये तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़, गतिविधियां करने का मौका दीजिए। ठीक है, जो आपका अधिगम है वो प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर पाएँ, खुद से हाथों से एक्टिविटी करके सीखें, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि जो मूल्यांकन है फ्रेंड्स वो कभी भी अंत में नहीं होता है, बल्कि जो आपकी शिक्षण की प्रक्रिया है, टीचिंग की प्रोसेस है, उसके बीच बीच में किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस आपका मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अब बीच बीच में क्यों किया जाता है, ताकि टीचर को ये पता चल सके कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे स्कूल्स में क्या होता है, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए तो टीचर एक टेस्ट ले लेते हैं, तो वो बेस्ट माना जाता है पढ़ाई के दौरान बीच बीच में टेस्ट लेते रहना। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इससे राइट हो जाएगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है। अब आप सपोज करिए सिर्फ एक ही बार आप बच्चे का एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो भी जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, अब उसमें तो सीधा आप रिपोर्ट कार्ड बना देंगे ना, उसमें तो क्या होगा, या तो बच्चा पास हो जाएगा या तो फेल हो जाएगा, उसको आप सुधार नहीं सकते उसके बाद। लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोसेस के बीच बीच में उसका मूल्यांकन करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे का वीक पॉइंट क्या है, तो ये पता करने के लिए बीच बीच में मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अभिकथन और तर्क वाला। अभिकथन है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरीके से पुनरुपित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया हुआ है। समझ रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे एक टीचर ने बच्चों को कुछ पढ़ाया, अब टीचर बच्चों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चा सेम उसी तरीके से चीज़ों को याद रखे जैसा टीचर ने उसको पढ़ाया है। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता, और ऐसी अपेक्षा कभी टीचर को रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हर बच्चे का जो माइंड होता है वो अलग अलग होता है। अब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं पूरी क्लास को, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी को वैसे ही समझ में आएगी जैसे आप पढ़ा रहे हैं। किसी बच्चे को समझ में अपने अलग तरीके से भी तो आ सकता है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए अभिकथन हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तर्क दिया है कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उनका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। नहीं, इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस। क्यों है? क्योंकि जो अधिगम होता है वो निष्क्रिय रूप से बच्चे नहीं ग्रहण करते, बल्कि सक्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। निष्क्रिय मतलब हो गया कि बच्चों का मन ही नहीं है, ज़बरदस्ती आप बच्चों को बिठाए हैं, तो ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव होकर सीखना, जब बच्चा अपने मन से सीख रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो ये तर्क भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों ही अपने आप में गलत हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, जी नहीं, ये बाहर हो गया। ये भी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ये कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं भाई, 4th वाला सही होगा जो कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर क्या हैं? एकदम गलत हैं, रॉन्ग हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। अब एक चारू लड़की है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई करती है ताकि वो परीक्षा में पास हो जाए, कम से कम केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वो पढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो वो कैसे अभिप्रेरित है ये आपसे पूछा है। पहला है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, जी नहीं। आंतरिक रूप से तब बच्चे अभिप्रेरित होते हैं जब वो मन लगाकर पढ़ते हैं, रुचि के साथ पढ़ते हैं, लेकिन इसकी तो रुचि ही नहीं है। नेक्स्ट है असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है। असफलता स्वीकार्य मतलब होता कि वो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो पास हो रही है या फेल हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो पास होने के लिए पढ़ रही है ना, कि कम से कम मैं पास हो जाऊँ, उत्तीर्ण हो जाऊँ। नेक्स्ट है महारत उन्मुखी विद्यार्थी, जी नहीं। महारत उन्मुखी मतलब होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, जैसे आप किसी चीज़ को इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं कि आप उसमें मास्टरी हासिल कर लें। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं किसी एक सब्जेक्ट में डीपली अध्ययन करके, है ना, तो वो होता है महारत हासिल कर लेना। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। 4 में क्या दिया है कि असफलता परिहार विद्यार्थी है, उसको असफलता नहीं चाहिए, उसको चाहिए वो परीक्षा में एटलीस्ट पास तो हो जाए। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कौन सी नहीं है पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो पहला है अर्थहीन अनुवाचन, दूसरा है अपने किसी साथी को समझाना। देखिए, अपने किसी साथी को समझाना ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये तो प्रभावी कार्यनीति हो गई। स्वयं से प्रश्न करना, जी हाँ, जैसे आपने कुछ पढ़ा फिर आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मुझे समझ में आया या नहीं आया, ये ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये पढ़ाई के दौरान हर कोई करता है। नेक्स्ट है अवधारणा मानचित्र बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अवधारणा मानचित्र लाइक जैसे मेटाकॉग्निशन, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप अपने दिमाग में फ्लो चार्ट के थ्रू उसको समझ रहे हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन ये नेगेटिव है, अर्थहीन अनुवाचन, आप इस तरीके से वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उसका अर्थ ही नहीं है, कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा अर्थ, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वाली कार्यनीति जो है हमारी सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाता है? पहला है सहयोगात्मक और सहकारात्मक, ये तो सही है। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तित्ववादी, तीसरा है बंधन और रटना, और चौथा है भय और तनाव। देखिए, 3 चीज़ें इसमें नेगेटिव हैं। पहला भय और तनाव, कभी भी क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है ऐसा नहीं बनाना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ये नेगेटिव चीज़ है। ये वाला है बंधन और रटना, कभी भी बच्चों को रटने के लिए नहीं कहना है बल्कि बच्चों को समझाना है। ठीक है, तो ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, देखिए प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है कि आप बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें। बच्चों के मन में आ जाता है कि मुझे फर्स्ट आना है, ये फर्स्ट नहीं आना चाहिए, तो ये प्रतिस्पर्धा अच्छी नहीं मानी जाती, सिंपल। लेकिन पहला वाला जो है ना, सहयोगात्मक और सकारात्मक सहकारात्मक, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। इसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखते हैं और मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। जैसे किसी बच्चे का अगर सीडीपी सब्जेक्ट अच्छा है तो वो दूसरे बच्चे को मैथ्स पढ़ा सकता, सपोज करिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसका सीडीपी अच्छा है, दूसरा बच्चा है जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये वाला बच्चा इस बच्चे को सीडीपी पढ़ा देगा और ये बच्चा इसको मैथ्स पढ़ा देगा। तो क्या हो गया, इससे एक्सचेंज हो गया है ना, दोनों मिल करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम और सकारात्मक अधिगम, तो ये बेस्ट माना जाता है पढ़ाई के दौरान। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नई शिक्षा नीति 2020। आपने नोट्स में देख ही लिया होगा, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में दी हैं और टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? पहला है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है अनुभवात्मक, तीसरा है व्यवहारवादी, चौथा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो जो आपकी नई शिक्षा नीति है ना, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020 के नाम से इसको जानते हैं, तो ये जो है आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं है, ना ही व्यवहारवादी है, ना ही पाठ्यपुस्तक केंद्रित है, ये है आपकी अनुभवात्मक। इसमें ये कहा गया कि बच्चे जो है अपने अनुभव के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे। स्कूल में आप एक्टिविटीज़ कराइए जिससे बच्चों को अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ये मोटिवेट करते हैं, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? बच्चों को अगर आप कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं तो कौन सी विधि से सिखाएंगे, ये पूछा है आपसे। तो ऑप्शन देखिए, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ और अपरिचित से परिचित। तो देखिए, हमेशा अमूर्त से ठोस की तरफ बच्चों को ले जाना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो किस चीज़ से सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और किससे नकारात्मक, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहला है
बहिष्करण प्रथाओं और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। दूसरा है बहिष्करण प्रथाओं और परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र। तीसरा है समावेशी प्रथा और परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र। और चौथा है समावेशी प्रथाओं और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो सबसे पहले तो आपको नकारात्मक रूप से बताना है। तो देखिए नकारात्मक रूप से ना ये होगा बहिष्करण प्रथाओं से, ठीक है, प्रभावित। अब बहिष्करण प्रथाएं दो ऑप्शन में हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भरना है, आपको फिल करना है कि सकारात्मक रूप से किससे प्रभावित होगा। तो अब आपको इन दोनों में से बताना है सकारात्मक क्या है। जो आपका शिक्षा शास्त्र है वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए या परीक्षा उन्मुख होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बच्चे सेंटर में होने चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम होना चाहिए, ना कि परीक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपको वहाँ पर शेयर करी जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर इवनिंग में अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।